बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ कुछ सियासी मामलात हैं, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हर ही सियासी जमात ने ये दावा किया कि वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स लाई जाएँ। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बिल आया उस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के भी सामने आए, इलेक्शन कमीशन के भी सामने आए। एक जो अहम नुक्ता जो हुकूमत कहती है कि इस पर हर हाल में अमल दरामद होना ही चाहिए, वो ओवरसीज़ के हवाले से है कि उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को पार्लिमान में नुमाइंदगी देने के हवाले से एक तजवीज़ आज पेश की है, और वो ये है कि उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। 5 से 7 सीटें कौमी असम्बली में और 2 सीटें जो हैं वो सेनेट में दे दी जाएं उनको। और ऑब्वियसली अगर इस किस्म के किसी इकदाम के साथ हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आगे बढ़ती भी हैं तो भी कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो है वो होनी भी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली हमारे साथ कल FATF वाला एक मामला हुआ कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। बल्कि 7 नुकात मजीद एक एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान को थमा दिया गया और उस पर अमल दरामद के लिए कहा गया। दूसरी तरफ साथ ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो अमरीकी अफवाज के वहाँ से इंखला का मामला है। वहाँ की डेडलाइन आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अब हमारा तालिबान पर से असर जो है वो ख़त्म हो गया है। हमारे ही असर की वजह से और हमारे ही कहने की वजह से उन्होंने काबुल हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और अमेरिका से भी मुज़ाकरात किए। और एक तरफ तो अशरफ गनी साहब की और अब्दुल्ला की वाशिंगटन में मुलाकात भी हो रही है अमेरिकी सदर जो बाइडन से, जो कि नई पार्टनरशिप का जो है वो इस वक्त जिक्र कर रहे हैं अमरीकी अफवाज के वहाँ से इनखला के बाद। और वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि अगर अमरीकी फोर्सेस यहाँ से चली भी जाती हैं तो हमारे साथ एक महज़्ज़ब ताल्लुकात जो हैं वो होने चाहिए, अमेरिका के उस नौइयत के ताल्लुकात होने चाहिए जो कि अमेरिका के और बरतानिया के हैं या फिर अमेरिका और भारत के माबैन हैं। ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। हमारे साथ चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप MNA हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। चौधरी मंजूर साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर सकूँ, क्योंकि ये मामला इस पर चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं चाहे वो हुकूमत की जमातें हैं, सभी ने इस चीज़ को फेस किया है। माजी में भी अफ़गानिस्तान के हवाले से, तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारा किरदार रहा, या अमेरिका से किस नौइयत के ताल्लुकात होने चाहिए। अब वाकई आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि अगर हमारे अब जो तालिबान पर असर रसूख था या हमारे कहने पर या हमारी आमादगी की वजह से वो बात कर रहे थे काबुल हुकूमत के साथ भी, वाशिंगटन के साथ भी, सो अब वो असर रसूख ख़त्म हो गया है, तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को कि एक मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान एक और अंदरूनी जंग के लिए तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान को ये इतना सादा मामला नहीं है कि आप इनकार कर दें कि हमने तो किसी की मतलब जंग में नहीं जाना। आपके तो यहाँ पे गवर्नर्स अनाउंस कर दिए गए तालिबान में, अभी उधर तो कुछ हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे तो सारे के सारे जितने उन्होंने अपने अपने गवर्नर्स, हर जिले का एक गवर्नर अनाउंस कर दिया है। आपको नहीं समझ आ रही लाहौर के धमाके से और बाकी चीजों से आप जिस तरफ मूवमेंट है, जो टारगेट किलिंग बन्नू के अंदर और फाटा के अंदर शुरू हो गई है, ये सब क्या है? एक तो ये इतना सादा मामला नहीं है। ये सारे ममालिक को बैठकर, मैं नहीं कहता कि उसका हर बात आप मान लें, लेकिन सवाल ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा और बाकी ममालिक का क्या होगा। इस पे सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, अब ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक इस खित्ते का मामला है। पहले भी अंदरूनी मामला नहीं था, तो ये इस तरह से आप बिल्कुल आउट हो जाएं। कल आप इसका क्रेडिट ले रहे थे कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करा रहे हैं, आज आप बिल्कुल आउट हो गए। तो ये कौन सी खारजा पॉलिसी? अल्टीमेटली आपको एक एंगेजमेंट चाहिए जो आप सारे खित्ते के ममालिक, जिसमें चाइना भी एक प्लेयर है, अमेरिका है, जिसमें बाकी है, अगर आप एंगेजमेंट नहीं करते तो इसका मतलब आप रूठ कर साइड पे बैठ जाएंगे। तो ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। बिल्ली जो है उसने थोड़ा चले जाना।
अब दो चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया कि हुकूमत जो है, अली नवाज जवान साहब, एक तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हमारा असर और रसूख अब तालिबान पर से ख़त्म हो गया है अमरीकी फोर्सेस की वापसी की डेडलाइन आ जाने के बाद, और चौधरी मंजूर साहब का उस पर आपने नुक्ता नज़र सुन लिया। वो कहते हैं कि जी ये तो कोई तरीका नहीं है कि उस वक्त आप कहें कि हम किरदार अदा कर रहे थे मुज़ाकरात कराने में और अब आप कह दें कि जी हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा। और दूसरी चीज़ कि वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब कि इनके फोर्सेस के जाने के बाद यहाँ से तो हमारे वो ताल्लुकात होने चाहिए अमेरिका से जो अमेरिका और भारत के हैं या अमेरिका और बरतानिया के हैं। तो वो क्यों कर मुमकिन हो पाएगा जब सिर्फ और सिर्फ आपको इस एक ख़ास मामले के लिए, अफगानिस्तान के लिए, मुज़ाकरात के लिए जो है वो आपकी ज़रूरत पड़ी अमेरिका को? अच्छा सादिया, इस पे ना हमारी बड़ी स्टेटेड हमारी लाइन रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये सारी पार्टीज़ बाशमूल पाकिस्तान और दुनिया जब 9/11 हुआ और उसके बाद जो इस तरह का अफगानिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर धावा बोल दिया, हम उस वक्त भी यही कहते थे ये जंग हमारी नहीं है, ये वॉर एंड टेरर हमारी नहीं है। हमारे एक ब्रादर मुल्क है जो हमारे बॉर्डर के साथ है, हमारा 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और जो भी उधर होगा उसका कोई ना कोई रिपरकशन पाकिस्तान के अंदर आएगी। और उसका आपने देखा, हमने ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ आपके सामने नेटो सप्लाईज़ के लिए धरना दिया, आपने देखा वज़ीरिस्तान मार्च की हमने, और हम कहते रहे कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग नहीं, और इन द एंड जो हम कह रहे थे उसकी रिपरकशंस पाकिस्तान के आने लगी, और पाकिस्तान ने फिर एक अंदरूनी जंग भी लड़ी और जिसका बड़ा 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए उसके अंदर, पाकिस्तान को $1.5 अरब का नुकसान हुआ। तो उसके बाद हुआ कि हम अभी भी हम क्या कहते हैं, और उसको भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि अगर आप इक्विटल चाहता है अमेरिका अफगानिस्तान से तो हम उसको बिल्कुल हेल्प करेंगे। हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल प्रॉपर सोल्यूशन निकले अफगानिस्तान का, पर हम उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब ये क्या बात हुई कि हम किसी मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करने लग जाए? हाँ, हमारा बहुत सारा रोल रहा। हम पाकिस्तान वो हैं जिन्होंने तालिबान गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी उस वक्त, जो तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान वॉज द वन जिसने उनको एक्सेप्ट किया था। तो हमारा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है तालिबान के ऊपर, और जिसकी बेस पे हम उनको टेबल पे मुज़ाकरात पे बिठाते भी रहे, और ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी थी, और हमने उनको बिठाया, कतर में नेगोशिएशंस हुई, और जो भी उसका है आखिर में हम ये कह रहे हैं अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह का विड्रॉल ना कीजिएगा कि वहाँ कोई पोलिटिकल जो टर्मोइल है वो उससे बढ़ जाए। और फिर उसके साथ पाकिस्तान ने खुद क्या किया, 2800 किलोमीटर लंबा जो हमारा, आपको पहले डोडेंट लाइन थी, पहले तो वो हमें कहते थे कि आपकी पाकिस्तान की लैंड यूज होती है, वहां आपकी कोई फेंसिंग नहीं है, देयर इज नो बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पे हमने फेंसिंग की हुई है। वी वांट के हम भी उधर इंटरफेयर ना करें, और ना हमारी जमीन दुनिया के किसी भी फेंसिंग होगी। लेकिन आप कहते हैं कि इंटरफेरेंस जो है वो अब इसी तरीके से खत्म होगी, तो ये पॉलिसी जो है आपकी नज़र में ये सही है कि भाई उस वक्त हमारा काम था मुज़ाकरात के लिए बिठा देना, वो दोहा में मुज़ाकरात हो गए, अब बात ख़त्म हो गई, इस तरीके से अमेरिका ना जाए कि वहाँ के मसाइल बढ़ जाएं, बस दैट इज़ इट पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट में। जनरल साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप किस तरीके से देखते हैं वज़ीर आज़म साहब की इस स्टेटमेंट को, और साथ ही साथ अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद जो उनकी ख्वाहिश अमरीका के साथ ताल्लुकात की, वो आपकी नज़र में किस हद तक मुमकिन हो पाएगी? अभी हालिया उनका एक बयान जो आया वो हमारे सामने है, यूएस को बेसेस ना देने के हवाले से जो उन्होंने इनकार किया है, अब उसको आप इस शक्ल में भी देख लें कि कल जो FATF की तरफ से हम ग्रे लिस्ट में बरकरार रहे, अब वो आर्म ट्विस्टिंग है या कुछ और किया गया है, तो ये ज़रा दोनों चीज़ों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सादिया, और मेरा सलाम अपने दोनों पार्टनर्स के लिए। देखें, ये जो सफारतकारी है या डिप्सी है ना, ये एक ऐसा आर्ट है जिसके लिए आपको बड़ी सटल हैंडलिंग करनी पड़ती है। ये डिप्लोमेसी आप टीवी स्क्रीन्स पे नहीं लड़ सकते कि इधर प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आ गया, उधर उनका ये बयान आ गया। देखिए, पस चिलमन बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको लूज एंड टाई आप करने पड़ते हैं। यू डोंट वांट एन एम्बैरसमेंट फॉर द नेशन, एट द सेम टाइम आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी जरूर करते हैं। अभी ये जो वॉर एंड टेरर है, ये एक बोगी थी, आपको पता है, और उसमें हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने, तो उस वक्त आपने ये देखा कि पूरी दुनिया में ये साबित हो गया कि अमेरिका का हमला ना अफगानिस्तान पे जायज़ था,
और ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। यहाँ से वो अपना मिशन कंप्लीट करके इराक चले गए और वो करेंगे। लेकिन उसके बाद चूंकि हम इनके साथ अलाइन हो गए तो हम निशाने पे आ गए। फिर हमारे जो दुश्मन थे इधर इंटरनल या एक्सटर्नल और इंडिया जैसे लोग, उनको मौका मिल गया और फिर हमारी 70,000 80,000 कुर्बानियाँ हो गई। फिर हमारा 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। फिर हमारे आंगन में 3 to 4 मिलियन रिफ्यूजीज आ गए। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमें किसी के कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अभी ये इतना आसान नहीं है जिस तरह इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना कि हम ये तो नहीं करेंगे और एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, और सेकेंडली कि हम यूएस की तरफ से इंटरेस्ट बेस्ड एक रिलेशन रहा है और ममालिक का ऐसे ही होता है यूजुअली। ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना मुफाद देखता है। तो पाकिस्तान से अब क्या मुफाद होगा अमेरिका का कि जिसके बाद ये ख्वाहिश हम कर रहे हैं कि उसके जैसे ताल्लुकात बरतानिया या भारत के साथ हैं वैसे हमारे साथ हों। जी हाँ, देखिए ना, आपको इसके लिए डिप्लोमेसी के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। आपको पूरे अपने यहाँ बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने दोस्त यार, आपको बहुत कुछ पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक लेवल पे आपके एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, वो ग्राउंड तैयार करते हैं। हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में अमन आए, और जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा राइटली कहा है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो कहते हैं हम वार में हिस्सादार नहीं होते, हम अमन में हिस्सादार होते हैं। ये हमारी ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की उस वक्त की सोच थी कि जी हम पीस चाहते हैं नेबर्स के साथ, सुपर पावर्स के साथ, और किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन अभी यहाँ चूंकि ये नाजुक सी सिचुएशन है और आपको पता है दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखें FATF में आप इन्वॉल्व में, सारी कोशिशों के बावजूद आपको IMF वाले आपको आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों को बचने के लिए आपको सुपीरियर दो चीजें, ये जो आपने कहा ना, ये एग्जैक्टली मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि अब आपने तो एक स्टैंस लिया ना, एक आपका मौक़िफ़ सामने इस हवाले से आ गया। आपसे मुराद हुकूमत का, रियासत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली चीज़ें कहीं। लेकिन अब चौधरी साहब, उसमें मसला ये है, अब ये दो चीज़ें क्या वाकई इन दो फोरम्स को यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग के लिए कि जी आपने इनकार किया, आपने हमारी बात नहीं मानी। अब वो एक FATF हो गया और एक IMF हो गया। आज शौकत तरीन साहब असेंबली में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान तो IMF के सामने खड़े हो गए हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम जो है वो आपकी बात ऐसी कोई नहीं मानेंगे जिससे हमारी आवाम पर बोझ पड़े। और साथ ही साथ आज जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया, वो भी पॉलिसी स्टेटमेंट के, उनको भी हैरत हुई। वो कहते हैं कि जी 27 में से 26 पर अमल दरामद हो जाने के बाद भी FATF में हम बरकरार हैं, इस लिस्ट में हमारा, मॉनिटरिंग लिस्ट में हमारा नाम है, तो इसका कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। सो आप इन चीज़ों को देखते हैं इस तरीके से कि आर्म ट्विस्टिंग ही है? चीजें इतनी सादा और सिंपल नहीं होती कि आप स्विच ऑन करें तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए तालिबान पे, आप स्विच ऑन करें तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का क्या इन्फ्लुएंस है तालिबान पे। अब होगा क्या अगर आप उसमें एंगेजमेंट में नहीं जाते तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि एक तरफ अगर अमेरिका वहां से निकल जाता है तो या तो तालिबान वहां पे कब्जा करेंगे। अगर तालिबान कब्जा करते हैं वहां पे, जो अभी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तालिबान ने कब्जा भी कर लिया, तो तालिबान कब्जा करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस वापस पाकिस्तान पे आएगा। पाकिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन जो है वो ताकतवर होगी। और दूसरा ये है कि अगर आप उन तालिबान के पे इन्फ्लुएंस आपका है तो जो पाकिस्तान के तालिबान पाकिस्तान है, TLP, TTP, उस पे उनका इन्फ्लुएंस है। एक दूसरी बात, अगर अमेरिका निकल जाता है और आप कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अपने घर में बैठे हैं, हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम कोई उधर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या कोई एंगेजमेंट नहीं रखेंगे, पार्टिसिपेशन को छोड़े, तो फिर इंडिया आएगा। क्या फिर भी आप पुरअमन रह सकते? नहीं रह सकते। मतलब ये इतनी सादा चीजें नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, कि पाकिस्तान पे प्रेशर तो है ऑलरेडी, प्रेशर और बढ़ेगा। अब जहाँ पे FATF का इशू है उस पे जरा सुन लें कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, वो 2420 हुई हैं टोटल। उसमें से प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूट हुए वो 354 हुए, कन्विक्शन सिर्फ एक हुई। ये है उनका इशू।
ये इशू है। वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें कैसे हम बिल्कुल इस सही है, तरह वो से यही कह रहे हैं कि जी जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट्स हैं उसकी लिस्ट में जो भी 1000-1200 लोग और हैं, अलमिया क्या है? उनका मुझे मामला तो भी है कि जी आज- वो मुझे- आपकी कन्विक्शन नहीं होती। मुझे आज बट भी अगेन लगता है- चौधरी साहब इस पे हुकूमत का जो मौकफ है, जो आपसे जो इनकी हुकूमत से पहले नून लीग का भी मौकफ रहा, वो यही रहा कि भाई जुडिशरी हमारी आज़ाद है, अब हमारा अदालती निज़ाम पर तो कोई असर रसूख नहीं है। अब वहाँ से बेलें हो जाती हैं, वहाँ से कुछ और मामलात आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मसला प्रोसिक्यूशन में है। अगर आप केस ही वीक लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? मसला जहाँ पे है, और इस मुल्क के अंदर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल साहब को भी पता है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जुडिशरी का आप कहते हैं कि नहीं है, आप केस को ही इस तरीके से वहां पर केस को ऐसे लेके चलते हैं। ये बड़ा नुक्ता आपने जो अच्छा रेस किया है। मैं अली नवाज जवान साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए आपसे और जनरल साहब से इसी पर मैं मजीद बात करूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली नवाज जवान साहब, अब 27 में से 26 नुकात पर अमल हो गया। वजीर खारजा कहते हैं बहुत हैरत हुई, जवाज़ नहीं बनता कि 90% से ज़्यादा प्रोग्रेस आपने करके दिखा दी, लेकिन फिर भी आप उसी मॉनिटरिंग लिस्ट में बरकरार हैं। चौधरी मंजूर साहब ने जो नुक्ता उठाया, अब एक इशू जो उनका बुनियादी इशू है वो ये कहते हैं कि जी उन टेररिस्ट्स को की कन्विक्शंस नहीं होती हैं, उनको सज़ाएं नहीं मिलती हैं। आप लोग कहते हैं जी अदालती निज़ाम, लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि आप लोग केसेस ही ऐसे अगर लेकर जाएंगे कि उनकी प्रोसिक्यूशन ही ठीक नहीं होगी, तो फिर इस नुक्ते पर अमल दरामद कैसे होगा? अच्छा, ज़रा समझने की बात है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो कह रहे हैं मंजूर साहब, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। उनकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही, कॉलिन पॉल ने फूल किया, 6 नुकात थे, उन 12 थे, उसने कहा वो 6 मान लेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब उन्होंने कहा जी आई एम रेडी सर, आई एम योर सर्वेंट, हम 12 के 12 मानते हैं, हम अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ आप पे चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं। सर आप मुझे ये बताएं, जैसे भी सेनेट साहब ने बड़ी राइटली बात की कि इराक पे पूरा हमला कर दिया, सदाम हुसैन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, और आज वो टोनी ब्लेयर बाद में आ कहता है मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मेरी गलती थी, तबाही होगी। मुझे एक बात बताएं, आप खुद जज जूरी एग्जीक्यूशन का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि आप सुपर पावर हैं, आप अपनी चीज मनवा सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। देखें, आपकी इज्जत बंदा वो करेगा, दुनिया उस वक्त करेगी जब अपनी इज्जत खुद करेंगे। अगर मुशर्रफ ने ये किया, गलत किया। जरदारी साहब ने जब सिलाला हुआ, पाकिस्तानी फौजियों पे अमेरिकन ड्रोन ने हमला किया, पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, जरदारी साहब सोए रहे और नाम नहासी उन्होंने थोड़ी सी मजम्मत कर दी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत थी। जब हम ये कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होती है, विकीलीक्स से हमें पता चलती है, उनके मजमूनों से हमें पता चलती है कि आप अपने ड्रोन हमले करते रहें, सुनते हैं आप, हम अपने ड्रोन हमले करते रहें और हम ऊपर ऊपर से तनकीद करते रहेंगे। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि एबटाबाद, अब सुने तो सही, मैं एक तो सर मंजूर भाई बात गलत कर रहा हूँ ना, सुन तो लें। तो आप ठीक है, मैं चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका जवाब लूंगी, आप मुकम्मल कर लें, फिर उनकी तरफ जाती हूँ। जी जी, एबटाबाद वाला होता है, इंसिडेंट होता है, और हम क्या करते हैं, हम सोए रहते हैं। हमारे पाकिस्तान की बाउंड्रीज और हम कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है? फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक चीज़, सबसे उसकी मेन चीज़ होती है उसकी डिग्निटी। आपने अपनी डिग्निटी कायम रखनी है, आपने अपना शोल्डर फराम नहीं करना किसी की गन के लिए। इसी चीज़ पे फॉरेन पॉलिसी बेस होगी। अब हम क्या चाहते हैं? हम अफगानिस्तान को अकेला छोड़ नहीं, हम चाहते हैं उनके साथ ट्रेड में काम करें, हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉरिडोर है वो एक्सटेंड हो, सेंट्रल एशियन। बट सलाला इंसिडेंट के बाद आपको याद है ना, पीपल्स पार्टी ने फिर उनकी वो नेटो सप्लाई जो है वो बंद की थी, उसको रोका था। ये ऑब्वियसली ठीक है, हर हुकूमत की कुछ मजबूरियां भी रही हैं पाकिस्तान, जिस तरह इन्होंने अच्छी है। अभी जनरल साहब ने बात की थी कि भाई आप अपने घर को पहले इन ऑर्डर करते हैं। अगर मेरी पूरी बात फिर आप कुछ दूसरे को कहने के काबिल होते हैं। इन ऑर्डर हमारे घर का तो मसला नहीं है। ज़ियाउल साहब आते हैं और वो कोल्ड वॉर का हिस्सा बन जाते हैं। उस जंग को अमेरिका उस वक्त कह रहा होता है कि ये इस्लाम के हक में जंग है, जो मुजाहिदीन है उसको मुझ कह रहा होता है, और जब वहाँ से क्विटल होता है पाकिस्तान के ऊपर फॉल बैक आता है तो वो कहते हैं ये बड़ा बेवफा है अमेरिका। जब आप अपनी सोच पे,
अपनी अकल से, अपने मुल्क के स्टेक के मुताबिक फैसले नहीं करते, अपने इक़्तिदार को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए अगर आप फैसले करते हैं, पाकिस्तान को आगे नहीं रखते, तो इस तरह की तबाही मचती है। पहली दफ़ा फैसला हो रहा है, हम कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। हमें भी तो उसने कहा था ट्रंप ने कि डू मोर, हमने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट हम कह रहे हैं, और चौधरी साहब अब उस पे पीछे हम नहीं हटेंगे। IMF को भी शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी उनके सामने भी खड़े हो गए वजीर आजम साहब, और यहाँ पे भी। जी चौधरी मैं जी मेरी बात अगर सर आराम से सुन लेंगे तो गिव मी लाइक 1 मिनट, ठीक है? हम किससे बात कर रही हैं? मैं जी अवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बात मुकम्मल हो गई आपकी? जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने फेटफ वाली जो बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। आपकी आम ट्विस्टिंग होगी, आपको पता है जो कंप्लाइंस है पाकिस्तान के 20 नंबर्स है, नॉन होगी पार्शली कंप्लाइंस और फुली कंप्लाइंस के अंदर अमेरिका के 23 नंबर है। उसका हल जो है वो अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जो 20 नंबर। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज फरमाइए, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊँ। तो सिर्फ दो जी पहली तो बात यह है कि आप तारीख के फैक्ट्स जो है उनको डिस्टॉर्ट ना करें। वो सलाला ही था जिसके बाद नाटो सप्लाई बंद रही 40 दिन और अमेरिका ने माफी मांगी, और फिर वो आसफ अली जरदारी ड्रोन अटैक होते रहे। उनके दौर में शमसी एयरबेस खाली कराया गया जो मुशर्रफ के दौर में दिया गया था। एक दूसरी बात यह है कि आप जब उसामा बिन लादेन का हुआ तो उन्होंने सुबह जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे रात को क्यों नहीं बताया आपने, 2 बजे मैं जाग रहा था। तो ये इश्यूज हुए जिसका नतीजा फिर हमें भुगतना पड़ा, लेकिन हम उसके लिए तैयार बैठे थे। उसी सलाला उसामा बिन लादेन के बाद आर्मी चीफ और ISI चीफ को लाकर 3 दिन खड़ा कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट के सवालों का जवाब देते रहे। इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप बयान फरमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप बिल्कुल रूठ कर बैठ जाएंगे, चले तो दुनिया को एंगेज नहीं करेंगे, वो आप जुल्फकार अली भुट्टो तो नहीं है। तो आप कहते हैं कि जी उस तरह बात नहीं बनेगी, आप अलग हो जाएंगे, कता ताल्लुक होकर बैठ जाएंगे, कह देंगे कि जी हमारा असर रसूख नहीं रहा, तो वो भी फायदे में नहीं है आपके लिए। आपके जिसके पीछे सारी दुनिया खड़ी थी, आपके पास कौन है? ओके सेनेटर साहब, बस ये कमजोर बात है जी। देखिए सादिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम वीक है, हमारा एहतसाब का निज़ाम और ज़्यादा बेहतर होने की बहुत गुंजाइश है। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, ये जुडिशल सिस्टम हमारा भी ज़्यादा इफेक्टिव है। इस पर बहुत स्टडीज़ भी हुई हैं, अभी इस हुकूमत के दौर में नहीं, इससे पहले भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि ये जो FATF का हमारे ऊपर ब्लेम है ना, ये इसलिए नहीं है कि हम इतने बुरे हैं। ऑनेस्टली आप ट्रस्ट मी कि ये एक जियोपॉलिटिक्स की गेम है और उसके अंदर क्लियर लाइंस हैं ड्रॉन हुई। आपका फॉल्ट है CPEC, वो कहते हैं कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है। आप न्यूक्लियर एक मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी आपकी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। आप चाइना के बहुत करीब हैं और चाइना को वो कंटेन करना चाहते हैं, ये भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो दैट इज वाई ये आर्म ट्विस्टिंग जो है, और अब अगर वो बेसिस उनका दिल है कि हम इलाके में रहें, बिकॉज उनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान नहीं है, उनका इंटरेस्ट ये खित्ता है जिसके अंदर ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, कैस्पियन सी बेसन है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। मैं जनरल साहब यही तो जानना चाह रही हूँ। देखिए वजीर आजम साहब ने एक बोल्ड स्टैंड उनका सामने आया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देते जी हम आपको बेसिस, हम अपने मुल्क का देखेंगे फायदा और हम किसी अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मान ली आपकी बात, लेकिन क्या माजी में ऐसी चीजें नहीं हुई, मिसालें नहीं मिलती कि फिर उसके बाद आप पर इतना प्रेशर आता है और फैसले फिर कहीं और हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि नहीं जी वो मुल्क के वसी तर मुफाद में या मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए जी फैसला तो हमने तब्दील कर दिया है, वो नजरिया जरूरत आड़े आ जाता है फिर। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही है ना। मैं ये कहता हूं कि जो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हम बिल्कुल बेसिस नहीं देना चाहते, मेरे ख्याल में ये तो एक कौम की उमंगों का एक इजहार है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा मुल्क, आपको याद होगा कि जब चमन ये जो यमन की लड़ाई के मसले पे सऊदीज ने हमें प्रेशर डाला, मैं उस वक्त सेनेट में था, हमने जॉइंट एक सेशन था, उसके अंदर तो मैंने को 20 मिनट की मेरी भी स्पीच थी, हमने रिकमेंडेशंस दी। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो हमारा बहुत करीब था,
उनको हमने समझाया कि जी हम किसी वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपकी सिक्योरिटी की हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अभी भी इनको बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर अकेले किसी एक रिपोर्टर को जवाब दें, ये जॉइंट सेशन को बुलाएं, इस पे डिबेट हो 2 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद इकट्ठे बैठ के तो ये अपनी रिकमेंडेशन बनाए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की आवाज ज्यादा जोरदार होगी, भारी होगी, उसमें सारी प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे और पूरी कौम रिस्पॉन्सिबल होगी, बिकॉज आपके सारे इलेक्टेड नुमाइंदे आगे जा रहे हैं। तो ये कहना कि अभी हमारा ताल्लुक नहीं रहा, यू कांट डिसएंगेज योरसेल्फ इस दुनिया में। एक स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती, इंटरव्यू देने से बात नहीं बनती, एक जॉइंट सेशन हो पार्लियामान का हो वहां पर, और एक जोरदार आवाज जो है पूरी पार्लियामान के सपोर्ट के साथ जो है पाकिस्तान की आनी चाहिए। अब एक और मामला है जिस पे हमने बात करनी है और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। अब ये बिल हमारे सामने है, इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के पूरे इदारे की तरफ से एतराज़ात आए, कुछ रिजर्वेशंस आई, ऑपोजिशन की तरफ से भी कहा गया कि इतनी उजलत में इन तमाम बिलों को जो उस दिन कौमी असम्बली में हमने देखा कि इनको पास कराने की क्या ज़रूरत थी। इसमें एक बड़ी अहम शिक है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से है। अली नवाज अवान साहब, एक तो आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उनको वोटिंग राइट जो है मिलना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जी मुझे आवाज़ नहीं आई, चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे एक फिक्रा कहना है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि कौन कह रहा है अड्डे दे, हम तो 3 बार अड्डे खाली करवाने वाले हैं। अयूब खान ने अड्डे दिए तो जुल्फकार अली भुट्टो ने खाली करवाए, ज़ियाउल ने दिए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खाली करवाए, और मुशर्रफ ने दिए तो आसिफ जरदारी साहब ने आकर खाली करवाए। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त केस ही गलत पेश किया जा रहा है। वो कल को जिनको आज आप टेररिस्ट कह रहे हैं, कल को अमेरिका और वो सारे मिलकर इनको फंड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट मौजूद है। तो हम ये बात कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको कह ही नहीं रहे कि हम तो आपका डाला हुआ गन साफ कर रहे हैं, तो हमें क्यों आप बार बार ऐसी चीजों में उलझा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तो ये कह ही नहीं पा रहा कहीं पे, हमें क्यों उलझा रहे हैं ऐसी चीज़। ओके, आप कह रहे हैं कि केस सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। ओके, मैं सवाल जरा वापस आ, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ये जो आज शहबाज शरीफ साहब के अपोजिशन लीडर की जो तजवीज़ है उस पर अली नवाज अमान साहब का तजिया जानना है कि ये वाकई हुकूमत इस पर गौर कर सकती है, क्या पार्लियामान इस मामले पर कानून साजी की जानिब जा सकती है। इसका जवाब जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पार्लियामान में नुमाइंदगी देने की बात की अली नवाज अवान साहब के सामने हमने सवाल रखा था। अली साहब, आपको लगता है कि इस पर हुकूमत की तरफ से गौर किया जा सकता है कि कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशस्तें जो हैं वो कहते हैं मखसूस कर दी जाएं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए? अच्छा, थोड़ा सा मैं मंजूर भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा पहले, फिर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की में आऊँगा। मुझे ज़रा 1 मिनट दे दीजिएगा। जो ये बात कर रहे थे मंजूर भाई कि आपको केस प्लीड नहीं किया जा रहा, पिछले जब से 9/11 खान साहब पूरी दुनिया में केस ही तो यही प्लीड कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो तो एक अलग इशू है। पूरी दुनिया के अंदर ये केस प्लीड किया जा रहा है। ये हमारी जंग नहीं थी, हमें तालिबान खान बना दिया गया। आप भाइयों ने तालिबान खान बनाया, हमें कहते थे इमरान खान के पेट के अंदर दाढ़ी है। और जो वो पॉइंट आज सारे रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इमरान खान उस वक्त ठीक कह रहा था, ये जंग पाकिस्तान की नहीं थी, पाकिस्तान को उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ जब ये क्रेडिट ले लेते हैं, आपने कहा कि सलाला हुआ था, हमने 30 दिन नेटो सप्लाईज बंद हुई, तो क्या उसके बाद ड्रोन अटैक बंद हुए? आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक नहीं होंगे, ड्रोन अटैक होते रहे। 2013 में इलेक्शन हुए, 2014 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने रोड्स ब्लॉक की, आपके सेटल्ड एरियाज में ड्रोन अटैक होना बंद हो गए। फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं थी। तो खैर जो आपके फिगर्स हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ठीक रखा के क्रेडिट लें, जो आपने किया है उसका लें, फॉर गॉड सेक। जिसका नहीं है वो अब नहीं है। तो आप विकीलीक्स आज भी मौजूद हैं जो ये कह रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक गए और वो क्या कह रहे हैं कि
क्या आप ऊपर ऊपर से करते रहे, ड्रोन अटैक करते रहे और हम ऊपर ऊपर से तनकीद करते रहेंगे? अब आ जाता हूं मैं आपके सवाल के ऊपर। अब आपका सवाल बड़ा जरूरी है और ये समझने की जरूरत है। आज अगर हम IMF के सामने उनके आंखों से आंखें मिला रहे हैं, हम अपना सीना तान के कह रहे हैं कि हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डलने देंगे, अमेरिका को अगर हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके बहुत बड़ा हाथ पीछे ओवरसीज पाकिस्तान इसका। आपको पता है पिछले 3 साल में 10 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस बढ़ी हैं पर ईयर, और ये कितना बड़ा आपको जो आपका इन्हिसार था, जो पिछली गवर्नमेंट 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी, आपकी जो रिलेक्टेंस थी, पीपल्स पार्टी 2 दफ़ा अपने टेन्योर के अंदर गई, नून लीग अपने 1 दफ़ा गई, पिछले 10 सालों की बात करो, हम इस दफ़ा गए, तो हमारी कितनी जो उनके ऊपर रिलेक्टेंस थी, जो हमारी रिलायबिलिटी थी उसके ऊपर कितनी कम हुई है। ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी। और ओवरसीज आप कहते हैं उनको 2 सीटें थे, हम कह रहे हैं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप हमारे अंदर एक शिक और भी है इस तरमीम के अंदर कि हम कह रहे हैं कि वोटों की बेस पे हल्के बनाए जाएं। तो एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी कहती है आप उन लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर रहे हैं जिन लोगों के पास ID कार्ड मौजूद नहीं है। तो हम कह रहे हैं 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बाहर रहता है, जो नौकरी के असूल के लिए, काम के असूल के लिए बाहर गया हुआ है, जो आपको फॉरेन रेमिटेंस भेजता है, आपका इन्हिसार IMF पे कम करता है, उसको डिसफ्रेंचाइज ना करें, उसको वोटिंग राइट दें। मुझे बताएं इसमें क्या हर्ज है कि बाहर जो ओवरसीज, क्या वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, कह दें आपको नाइकॉप हम सारे तो आप कहते हैं ये नहीं, ये 2 नशिस्तें या उधर 5 नशिस्तें मंसूख करने वाली कहानी जो है वो नहीं। एक और नुक्ता जो है वो जी अच्छा, आखिरी बात तो सुन लें। फिर वो शहबाज शरीफ ने ये मेरा ख्याल 2 तरमीम पेश की हैं। भाई मसला क्या है? वो नून लीग ये कहती है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर के तौर पे वो सारी पार्टीज को एंगेज कर सकते हैं। ये नून लीग का स्टैंस नहीं है, ये शहबाज शरीफ का स्टैंस है। ये हमें बता दें नून लीग और बाकी पार्टीज, क्या ये नून लीग का स्टैंस है कि नहीं है? क्योंकि आपने देखा कि जब वो APC हुई और उन्होंने पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा इनवाइट किया, तो नून लीग ने जो मौलाना फजल रहमान ने PDM, ठीक है, नून लीग का स्टैंस बता दें सेनेटर साहब। और ये जो अभी की तजवीज़ है, इसमें देखिए मखसूस नशिस्तों का तो हमारे यहाँ ये भी मसला रहा है अनफॉर्चुनेटली कि नेपोटिज्म की बुनियाद पर और पैसे की बुनियाद पर वो किसी की बहन तो किसी का बेटा तो किसी का भतीजा, तो ये चीज़ यहाँ पे भी ना देखने को मिल जाए मखसूस नशिस्तों के मामले में। जी ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं सेनेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी है उसका मेंबर रहा फॉर क्वाइट सम टाइम, और मैं बहुत इंटरेक्ट किया और इस पे एक स्टडी करके भी मैंने सेनेट में पुटअप की है। ये वाकई हमारा एहसास है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और हमारे दिल से अजीज़ हैं, ये बहुत करते हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं हर मुल्क के अंदर, और इनकी तादाद जैसे वान साहब कह रहे हैं 1.25 करोड़ नहीं है, ये कोई 80-90 लाख हैं, और अभी उसमें से भी बहुत कम हो गए हैं ये कोविड की वजह से, चूंकि रोजगार खत्म हुए तो अंदर 80-90 लाख लोगों के पास नाइकॉप है। जी जी ठीक है। अच्छा तो ठीक है, मे बी देन फिर जो आप कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो ज्यादा हो, लेकिन हमारे पास जो आपका जो कंसर्न मिनिस्ट्री से भी आप चेक कर लें 80-90 लाख से ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं। हाउएवर उनको अपना पूरा राइट है उनका हुकूमत के अंदर वो करने। देखिए ये बातें मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक व्यू दिया, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे दिल से अजीज हैं और हम चाहेंगे कि उनको किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन इसकी डिस्कशन जो है ना वो सादिया आपके सेनेट के फ्लोर पे तकारीर में, डिस्कशंस में, कमेटीज के अंदर बैठ के आप एक उसका होलियत तैयार करते हैं ना। आज मैं एक बयान दे दूं किसी एक, और अगर देखें शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक व्यू दिया है, उनको एक सारे अपोजिशन की मीटिंग करके मजीद डिलिब्रेशंस की जरूरत है। अभी तो ये तजवीज आई है, लेकिन नून लीग वाकई चाहती है कि उनको वोटिंग राइट और ये ओके जी हम चाहती है कि जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो उसके ऊपर बैठ के आप एक अच्छा चौधरी मंजूर साहब एक चीज मुझे बताएं, मखसूस नशिस्तों का जैसे मैंने जिक्र किया ये तो है ना हमारे यहाँ, ये पार्लियामान में हमने देखा है। दूसरी चीज के जी पैसा बड़ा चल रहा होता है, तो यहाँ पे भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का ये ना हो कि भाई जो ज्यादा डॉलर्स लगाए, जो ज्यादा पाउंड्स लगा रहा होगा उसको नशिस्त मिल रही होगी,
और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी में अगर आप वहां पे कहते हैं 4 नशिस्तें 5 नशिस्तें, यहाँ पे 2 नशिस्तें, तो हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार उनके बेटे फिर ये इन्हीं के लिए मखसूस हो जाएंगी। अच्छा देखिए, 2-3 बुनियादी चीज। एक तो मुझे ये बड़ा इनको बुरा लगता है तालिबान खान, वो आपके दौर में हमने गिरफ्तार किए थे, आपके दौर में डेरा इस्माइल खान तोड़ के जेल तोड़ के चले गए थे, आज तक क्या हुआ है जरा बता दीजिए। और आपके दौर में एहसान को रिहा कर दिया गया, बता दीजिए। तालिबान खान ना कहें तो क्या कहें फिर आप। दूसरी बात जो ओवरसीज वाली है, ओवरसीज वाली है, वो तो मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। जितने हाई वैल्यू टारगेट थे वो सारे किस्मती है इस मुल्क की, वो किसने अचीव किया, किसने मारा। दूसरी बात ये है, ठीक है बात ये मंजूर भाई इस इशू पे 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, पूछ लेते हैं पहले, ओवरसीज का बता दें। बस कहने को तो हर बंदे के पास कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन बात तो वो होती है जो सुनने वाले को भी अपील करे। मंजूर भाई ने और इस बात को साबित भी कर दिया अभी मंजूर भाई ने। एक बात देखिए, 3 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, 3 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पीटीआई का है, एक पीपल्स पार्टी का है कि आप जो बाहर के लोग हैं, बाहर उनको नुमाइंदगी चाहिए ना, तो उनको बाहर नशस्तें दे दें, आप नशस्तें तय कर लें और उनका इलेक्शन हो जाए। दोनों चीजें हो जाएंगी, इलेक्शन भी हो जाएगा, उनको नशस्तें भी मिल जाएंगी। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू नून लीग का है, और मेरा ख्याल इस पे डिबेट होने देना चाहिए, इस पे कोई डर खौफ नहीं। चौथी बात यह है कि क्या इलेक्शन में धांधली जो है वो मशीनें करती हैं? मशीनों की वजह से तो हुई आरटीएस सिस्टम बैठा। जो धांधली करते हैं उनका कोई इलाज बताएगा इस मुल्क के अंदर। इंडिया में जब नहीं थे ये मशीनें नहीं थी, उस वक्त भी धांधली नहीं होती थी। मशीनें आई हैं तो फिर भी धांधली नहीं होती। मसला तो ये है कि जो धांधली करते हैं, जो जमातों को तोड़ते हैं, जमातों को बनाते हैं, लोगों को पावर में उठा कर ले आते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से होता, उनको भी उठा कर ले आते हैं। तो ये वन टाइम पार्टीज बनाते हैं, कभी कन्वेंशन लीग, कभी जुनेजो लीग, कभी कोई लीग, कभी कोई लीग। तो ये बंद कर दें। हम ये कह रहे हैं कि असल रिफॉर्म्स करनी है तो उसकी तरफ आइए, बैठकर बात करते हैं। लेकिन आप चूंकि करना नहीं चाहते, अब तमाशा लगाना चाहते हो। मशीनें में पता नहीं 1901 की उठाकर ले आए, बड़ी मॉडर्न मशीनें हैं। इसका जवाब मैं जरा ले लूं। के अंदर देखे ना, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर देखे, ईवीएम पे इलेक्शन होता है, बड़ी मॉडर्न है। तो कहते हैं पहले आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, ठीक है। ईवीएम क्या गारंटी करता है शफाफ इंतखाबात की? और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जो अली नवाज जमान साहब हाथ खड़े किए में बहुत सारी शिकों पे, क्या करेंगे उस पर? अच्छा, मैं मंजूर भाई ने देखिए, मैं पीपल्स पार्टी बड़ी प्रोग्रेसिव जमात वो, और मेरा ख्याल था कि पीपल्स पार्टी को इस चीज़ की ओनरशिप लेनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान में किसी पार्टी ने आके लोगों के उसके हकूक़ के बारे में बताया, उसकी ओनरशिप के बारे में बताया, उनके राइट्स के बारे में बताया, वो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी है। भुट्टो साहब को ये क्रेडिट जाता है। और मेरे ख्याल में उसी वजह से जो आज ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद, ये भी भुट्टो साहब का सदका जारी है। ये जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, ये भुट्टो साहब का ही। जी सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ सर। ये हमारा ही हमारे में अल्लाह ने इतनी डाली हुई है कि हम लोगों की अच्छी चीज़ की तारीफ करते हैं। कुछ लोगों में ये नहीं होता, वो उनकी अच्छी चीज़ को भी बुरी तरह पेश कर रहे होते हैं, पर बाज़ समझने की ये है। अच्छा सुने तो सही मंजूर साहब, सुने तो गए इजी लिया कर। मैं कब कह रहा हूँ कि 95 में पीपल्स पार्टी के ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि जो तालिबान है ये हमारी बच्चे हैं। ये किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा। छोड़े मंजूर साहब, आगे चलते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ प्रोग्रेसिव जमात है, इनको ओनरशिप देनी चाहिए। देखें, डरे मत। एक टाइम था मौलवी कहते होते थे जो माइक्रोफोन है ना, ये जो इसको इस्तेमाल करेगा ना वो कुफर में दाखिल हो जाएगा। आज उसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके वो लोगों को फतवे दे रहे होते हैं। फॉर गॉड सेक, देखें अच्छी बात है, एक तजवीज आ गई है, पार्लियामेंट इज द फोरम। तो आपने स्टैंडिंग कमेटी में उसके ऊपर डिबेट किया, माइक्रोफोन समझ रही है इस वक्त ये ऑपोजिशन की जमातें इस ईवीएम को। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम का तो गुनाह ही कोई नहीं है। प्रोग्रेसिव गुनाह तो किसी और की तरफ बढ़े, तजवीज आई है, हम तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट में आए, अपनी तजवीज लगा लें, कुछ चीज आपको स्टैंडिंग में करनी चाहिए। जो करते हैं उनके बारे में बताएं। वो तो यही तो बात है, वही तो मैं यही तो कह रहा हूँ। उनका क्या करेंगे? मशीनें जितनी मर्जी लगा दें। सादिया, एक मिनट, एक आखिरी जुमला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जब बंदा सोता है तो कोरोना भी सो जाता है और बंदा जागता है तो कोरोना भी जाग जाता है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारा जहाँ जलसा होता है वहाँ कोरोना भाग जाता है। तो भाई अक्ल शऊर तो नहीं मानता ना इन चीज़ों को, ये इलॉजिकल बातें हैं। दुनिया पूरी इस चीज़ को समझती है।
आप जितनी चलो। इलॉजिकल बहस कर रहे ओके हैं उसका चले फायदा- अनफॉर्चुनेटली तरीकाकार यही है कि टाइम आई आप हैव आए- टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज जवान साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।